नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना शुरू करने के पहले एक बार मैं फिर अपने सुधी श्रोताओं को, अपने किस्सा गोई के सभी सुधी श्रोता जो रेगुलर देख रहे हैं, उनसे एक बार फिर मैं अपील करूँगा कि किस्सा गोई की मदद करने के लिए आपकी स्क्रीन पर QR कोड्स दिए गए हैं। आप अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप चाहें तो इस किस्सा गोई की मदद कर सकते हैं। आज की घटना थोड़ी पुरानी है, कोई 2-3 महीने पुरानी है, लेकिन उससे संबंधित एक नया एविडेंस अभी एक दिन पहले आया है जो बड़ा जिसको कहते हैं कि बड़ा निर्मम है। और उसी को देखने के बाद मेरे मन में आया कि आप लोगों को इस अपराध की इस घटना से भी अवगत कराया जाए। हुआ कुछ यूँ कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 27 जून 2025 को दिन में 2:30 बजे हल्ला मचा। बहुत ज़ोर से हल्ला मचा। एक नर्सिंग की छात्रा थी संध्या चौधरी। वो अस्पताल के भीतर ही जो ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर के वार्ड के थोड़ा बाहर जो बेंच या कुर्सियां बनी होती हैं उस पर बैठी हुई थी। तभी एक काले टी-शर्ट और काले पैंट पहने हुए एक लड़का आया। उसने उससे कुछ बात की, फिर उसे कुर्सी से गिरा दिया, फिर चाकू निकाला और फिर चाकू से कई वार किए। जब वो बेहोश होकर गिर पड़ी तो उसे ज़मीन पर गर्दन के ऊपर उस चाकू को रख के और लगातार उसको रेत रहा था जैसे किसी लकड़ी को काटने के लिए जो आरा मशीन वाले हैं उस वो ब्लेड से या उस आरी से उसको काटते हैं। और ऐसा नहीं कि उसने ये एकदम अलग किसी कमरे में किया। उस समय हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, सिक्योरिटी के गार्ड, डॉक्टर्स और कुछ मरीजों के तीमारदार इस पूरी घटना को देख रहे थे, लेकिन कोई लड़की को बचाने नहीं आया। थोड़ी देर बाद उस लड़के ने भी अपने हाथ में उस चाकू से मार के अपने को घायल करने की कोशिश की, लेकिन 1 मिनट के भीतर ही इन 50 लोगों के बीच से वो लहूलुहान निकला और अपनी स्कूटर से वहाँ से निकल गया। ये पूरी वारदात अस्पताल के कैमरे में कैद हुई, लेकिन उस समय तक या उस घटना के तुरंत बाद तक ये कैमरा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी जिला पुलिस को, नरसिंहपुर पुलिस को नहीं मिली थी। अब अभी पिछले सोमवार को 2 दिन पहले ये वीडियो सामने आई है। एक प्रतिष्ठित अखबार के ऑनलाइन एडिशन में ये वीडियो मैंने देखी। सिहर उठा मैं इस वीडियो को देखकर। मेरी हिम्मत नहीं है कि इस वीडियो को मैं आपको कम्युनिटी में भी पोस्ट करूं या कम्युनिटी में भी इसको डालूं कि आप इसे देखें। मैं इतना कर सकता हूं कि उस न्यूज़पेपर के उस ऑनलाइन एडिशन का लिंक मैं उसमें डाल देता हूं, ताकि आप उस वीडियो को देखें कि किस बेरहमी से, किस बेदर्दी से, कितनी वेंजियंस से, कितने इंतकाम की आग में जलते हुए उस लड़के ने उस लड़की की हत्या की है। तो खैर शाम तक वो पकड़ भी गया, कहाँ भाग कर जाता। जो लड़की थी, जो नर्सिंग की छात्रा थी, उसका नाम था संध्या चौधरी। उसकी उम्र थी 20 वर्ष और ये लड़का जिसने उसकी हत्या की थी उसका नाम था अभिषेक कोष्टी। और उसने इतने लोगों के बीच में इस जघन्य हत्या को अंजाम दे दिया। मौके पर जब पुलिस पहुंची, एक तो देर से पहुंची पुलिस, हो सकता है देर से उसे सूचना मिली हो, लेकिन उसके बाद भी करीब 7 घंटे तक जहां उस कन्या को, उस लड़की को मारा गया था, वो बॉडी उसकी वहीं पड़ी रही। तमाम लिखा पढ़ी, तमाम दुनिया भर की चीज़ों में उलझी पुलिस ने उसको ये गवारा नहीं हुआ कि उसको वहाँ से हटाकर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुँचा दिया जाए। बहरहाल अस्पताल के नर्सिंग अफसर नलिन ये भी वारदात के वक्त पर मौके पर थे। नलिन ने बताया कि काले रंग की शर्ट पहने एक युवक आया। आते ही
वो कुर्सी पर बैठी संध्या को पीटने लगा। उनका ये कहना है कि उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि हमारे बीच में मत पड़ो वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। मैं उसके बाद उसके चाकू को देखते ही मैं डर गया और वहाँ से चला गया। और इस घटना का ऐसा खराब असर हुआ कि उस दिन ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों में से आधे से ज़्यादा ने उसी दिन अपनी छुट्टी करा ली और जिनकी छुट्टी संभव नहीं थी डॉक्टर के अनुसार वो स्वयं वहाँ से उठकर चले गए। खैर मौके पर पहुंची एसपी मृगांकी डेका, उन्होंने भी इस पूरे वृत्तांत को वैसा ही बताया जैसे कि चश्मदीद गवाहों ने बताया था। नरसिंहपुर जिले का जिला अस्पताल 200 बेड का अस्पताल है और मुख्य सड़क पर है। यहाँ मेन गेट से अंदर जाते ही बाईं ओर नई बिल्डिंग है जहाँ से 30 मीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर है। 27 जून की दोपहर करीब 2:30-3 बजे रोजाना की तरह सब कुछ सामान्य था। सांकल रोड के पटेल वार्ड निवासी हीरालाल चौधरी की बेटी संध्या चौधरी, एफआईआर में इसकी उम्र 19 वर्ष लिखी हुई है, वो अस्पताल पहुंची थी। 12वीं की छात्रा, नर्सिंग की छात्रा थी। संध्या घर पर ये कह के आई थी कि अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में भर्ती सहेली की भाभी को देखने जा रही है। आरोपी अभिषेक कोष्टी उस दिन करीब 12 बजे अस्पताल परिसर में दाखिल हुआ, जो सीसीटीवी से पता लगा, और बार बार वो अस्पताल से भीतर, अस्पताल के बाहर आता जाता रहा। करीब 2:30 बजे जब संध्या अस्पताल आई तो वो महिला वार्ड में गई। वहाँ से बाहर आते ही अभिषेक कोष्टी ने संध्या से बात करने की कोशिश शुरू की। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत हुई। संध्या वीडियो में बहुत असहज महसूस कर रही थी। इसके बाद वो ट्रॉमा सेंटर चली गई और पीछे पीछे अभिषेक भी ट्रॉमा सेंटर चला गया। ट्रॉमा सेंटर में अंदर घुसते ही करीब 25 मीटर दूरी पर इमरजेंसी वार्ड है। इसी में कमरा नंबर 22 के बाहर संध्या कुर्सी पर बैठ गई। तभी अभिषेक ने उसे पकड़ लिया। करीब 5 मिनट तक दोनों में कहासुनी हुई। उसके बाद अभिषेक संध्या को पीटने लगा, फिर उसने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद अभिषेक ने खुद को भी चाकू मारकर घायल किया। इस बीच में चाकुओं के वार से या एक्सेसिव ब्लीडिंग से लड़की ज़मीन पर गिर गई। वो इत्मीनान से वहीं ज़मीन पर बैठकर उसके गर्दन को चाकू से रेतता रहा जब तक कि उसकी गर्दन लटक नहीं गई और संध्या की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 7.5 घंटे संध्या का शव फर्श पर ही पड़ा रहा, क्योंकि सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई थी। घटना के 20 मिनट बाद ही संध्या के परिजन भी पहुंच गए थे। पुलिस की पड़ताल, तमाम लिखा पढ़ी, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक्स की जांच के दरमियान, यानी पूरे इस कार्यक्रम के दरमियान संध्या का शव फर्श पर ही पड़ा रहा। ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि यही अस्पताल है, इसी में मॉर्चरी है, जब हम चाहेंगे 2 मिनट में इसे मॉर्चरी पहुंचा देंगे। जांच पड़ताल सब मौके की पूरी हो जाए तब ऐसा करें, लेकिन 7.5 घंटे का समय निश्चित रूप से ये समय बहुत ज़्यादा है। खैर 7 घंटे तक जब वो बॉडी वहीं पड़ी रही तो गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। रात करीब 10:30 बजे तक पुलिस अधिकारियों के समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ। तब शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया। कुछ देर बाद परिजनों ने फिर हंगामा शुरू किया। रात 2 बजे तक कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए। तब तक शाम तक वो आरोपी भी पकड़ गया था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी अभिषेक कोष्टी ने बताया कि हमारी पहचान करीब 2.5 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। हम मिलने लगे, एक ही शहर के थे, दोस्ती हो गई और फिर गाहे बगाहे हम लोग कहीं न कहीं अपने परिजनों की नज़र चुरा कर मिलने लगे। मिलने का मतलब उनके बीच में संबंध भी बन गया। इन 2.5 सालों में उसका कहना था कि हमारा कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन बीते 1.5 महीने में
संध्या ने मुझे इग्नोर करना शुरू किया, ऐसा अभिषेक ने पुलिस को अपने बयान में बताया। उसने कहा कि उसने मेरा फ़ोन रिसीव करना कम कर दिया। बाद में इधर करीब 20 दिन पहले उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तब मुझे पूरा शक हो गया कि हो न हो ये किसी और से बात करने लगी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम दोनों के बीच कभी तू मैं या झगड़ा वाली बात भी नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पे भी कभी एक दूसरे के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। और मुझे जब ये शक हुआ कि कहीं और किसी से ये बात कर रही है, तो मैंने उसकी निगरानी शुरू कर दी। निगरानी में मुझे मेरी शंका बलवती हुई। निगरानी में मुझे ये एहसास होने लगा कि ये किसी दूसरे से बात कर रही है और मुझे धोखा दे रही है। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कुछ दिन पहले मैंने उसको इसके बारे में पूछा भी था। उसने साफ मना कर दिया, मैं किसी और से बात नहीं करती हूँ। मैंने समझाया भी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले दिन में 8-10 कॉल हो जाया करती थी और अब एक कॉल भी हमारी रिसीव नहीं हो रही है, और मेरे बार बार कॉल करने के बाद मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया। और वहाँ सिक्योरिटी का जो हाल था, इसके बारे में जब आईओ ने जानकारी शुरू की, तो ये पता लगा कि 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट में 14 सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, और घटना के वक्त भी 2 गार्ड ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद थे। ट्रॉमा सेंटर में भी 4-5 लोगों का स्टाफ बना रहता था। इनमें से एक डॉक्टर, 2 सीनियर रेजिडेंट, 2 वार्ड बॉय और एक नर्स। इसके बावजूद आरोपी वहाँ से भाग निकला। खैर, अस्पताल के सिविल सर्जन गुरचरण चौरसिया ने ये बताया कि सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। जो एजेंसी है उसको हम लोग चिट्ठी लिखेंगे कि कैसे वो इस तरह की घटना का रिपीटिशन यहाँ पर न होने दें। वारदात के बाद ट्रॉमा सेंटर के मरीजों में दहशत फैल गई। सबके सामने हुआ, दिन में हुआ, दिन दहाड़े हुआ, और वार्ड के ठीक बाहर हुआ, जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। घटना वाले दिन यानी 27 जून 2025 को 11 पेशेंट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। वारदात की वजह से उसी दिन 8 मरीज उसी दिन छुट्टी लेकर चले गए, बाकी दूसरे दिन चले गए, यानी 11 के 11 मरीज ट्रॉमा सेंटर के उस वार्ड से चले गए। फिर 8 नए पेशेंट आए और इस दिन कुल 10 मरीज भर्ती रहे। लेकिन धीरे धीरे दूसरे दिन भी लोग वहाँ से जाने लगे और मरीजों के नाम पर 1 या 2 मरीज ही वहाँ बचे। वारदात के चश्मदीद डॉक्टर नलिन ने भी दूसरे दिन छुट्टी ले ली। शनिवार को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक मरीज के अटेंडेंट ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि वारदात के बाद अस्पताल की सिक्योरिटी व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल लोगों ने उठाए हैं, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है। एक मरीज ने, जो चश्मदीद था, उसने पुलिस को ये बयान दिया कि घटना के वक्त हम सो रहे थे, बाहर से चीखने की आवाज़ आई। उस वक्त हमने अपने वार्ड का गेट भीतर से बंद कर लिया, और अभी भी लग रहा है कि कभी भी कोई आकर हमारी गर्दन रेत लेगा। इसीलिए हम आज ही यहाँ से अपने आप को रिलीव कर लेंगे और बाकी इलाज हम अपने गांव में ही कराएंगे। दूसरे मरीज़ ने कहा कि ऐसा पहले टीवी में हम लोग देखते रहते थे, लेकिन पहली बार आँखों से इस तरह की निर्मम और नृशंस हत्या हमने देखी है, और हम सारी ज़िंदगी इस घटना को नहीं भूल पाएंगे। उसके चाचा, मृतका के चाचा ने कहा कि आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। संध्या के पिता हीरालाल चौधरी का कहना है कि मेरी बेटी सीधी सादी थी, नहीं लगता कि वो किसी से बात भी करती होगी या ऐसे लड़के से दोस्ती करेगी, और दोनों की दोस्ती के बारे में या दोनों के मिलने जुलने के बारे में या दोनों के संबंध के बारे में घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। शुक्रवार को सांकल रोड की पटेल वार्ड गली के रहने वाले हीरालाल चौधरी को करीब 3:30 बजे के आसपास ही सूचना मिल गई थी, क्योंकि नर्सिंग की वो ट्रेनिंग कर रही थी। आसपास की ट्रेनिंग, जो उसके साथ की ट्रेनिंग करने वाली महिलाएं हैं, उनको घर का पता था। फ़ौरन उसके घर को इत्तला कर दी गई और वो लोग आ गए।
उसके बाद उसी दिन आरोपियों ने फिर जब एक बार चक्का जाम किया, फिर एक बार धरना प्रदर्शन शुरू किया, तो उनकी मांग ये थी कि हत्यारे को एक बार हम लोगों को दिखा दिया जाए। हम भी उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं ताकि हम लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का हम निराकरण कर सकें। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मृतका के परिजनों को 50,000 रुपये की सहायता दी और रेड क्रॉस के जरिए भी 50,000 की सहायता देने की जिला प्रशासन ने घोषणा की। शनिवार को पोस्टमार्टम के दौरान फिर परिजनों ने चक्का जाम किया। शनिवार यानी उसी दिन 28 जून की बात है। उस दिन फिर चक्का जाम किया और तब एसडीएम मणिंद्र कुमार सिंह और बाकी लोग मौके पर पहुंचे और उनको समझाने बुझाने के बाद फिर उन्हें पोस्टमार्टम हाउस से शव को घर ले जाने के लिए कहा गया। तब वो वहाँ से शव ले गए। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हम इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी इसका हला भला हो सके, इस मुकदमे का निस्तारण हो सके और इसमें सज़ा मिले। मैक्सिमम सज़ा दिलाने का भी प्रयास प्रशासन अपनी तरफ से करेगा। आज की घटना एक बार फिर सोशल मीडिया पर जो प्यार हुआ और फिर सोशल मीडिया ने ही एक लड़की की बलि ले ली। इस मोबाइल ने फिर एक जान ले ली। मैं बराबर बताता आ रहा हूँ कि दुनिया में मोबाइल के अलावा दूसरा कोई ऐसा यंत्र, मशीन, इक्विपमेंट या ये कहते हैं कि मॉडर्न कम्युनिकेशन के सिस्टम का कोई जरिया नहीं है जिसने इतनी बड़ी संख्या में हत्या या आत्महत्या यानी हत्या की बलि या लोगों की बलि ली हो। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर मिले, ये उसके बयान में है। और फिर जान पहचान हुई, एक ही शहर के रहने वाले थे, सो जल्दी से मिलना जुलना शुरू हो गया। 2.5 साल तक साथ जीने मरने की कस्में दोनों ने खाई, 2.5 वर्ष तक, और कस्में खाई, लेकिन मोबाइल चलता रहा। इनका भी और उनका भी स्क्रॉल करते रहे। कोई ऐप नहीं बचा जिसको उन्होंने स्क्रॉल न किया हो। और फिर कहीं से कोई हेलो आ गया, चाहे इनके पास आया हो चाहे उनके पास, उनके का मतलब किसी लड़की के पास या किसी लड़के के पास, और उससे बात फिर शुरू हुई, हल्की हल्की शुरू हुई, फिर लंबी लंबी बातें शुरू हो गईं। और दूसरे को, यानी पहले से जो चल रहा था, दूसरे को भी अब टाइम मिलना शुरू हुआ, चाहे वो लड़का रहा हो चाहे लड़की रही हो, उसको टाइम मिलना शुरू हो गया। और ये बहुत सीधी सी गणित है कि ये जो टाइम मिलने लगा, 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, वो पहले वाले के समय से ही कटौती करके नए वाले को मिलना शुरू हो गया। तो अच्छा, दूसरा, इस पूरे खेल में कोई रेफरी नहीं होता सीटी बजाने वाला कि नहीं फाउल हो रहा है, आप जिससे बात कर रहे थे उसी से बात करिए, ये आप कहाँ दूसरे से बात कर रहे हैं। कोई रेफरी नहीं होता। इसलिए इस बातचीत करने वालों को ये पता नहीं लगता कि और कहाँ कहाँ बातचीत चल रही है। अब तो ऑनलाइन स्टेटस को भी हाइड करने के तरीके आ गए हैं और बहुत ढेर सारे ऐप ऐसे हैं जो ये कहते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं कि हम आपका ऑनलाइन स्टेटस नहीं दिखाते ताकि आप ऑनलाइन हो तो दूसरे आपको डिस्टर्ब न कर सकें। लेकिन उनके कहने का आशय ये रहता है कि आप किसी और से बात कर रहे हों तो जो आप में इंटरेस्टेड है वो ये नहीं देख सकता कि आप ऑनलाइन हैं कि ऑफलाइन हैं। जबकि नॉर्मल कॉल अगर आप करिए और वो इंगेज है तो वो बताता है कि उपभोक्ता आपका कहीं और व्यस्त है, थोड़ी देर बाद डायल करें। लेकिन इंटरनेट कॉलिंग में ऐसा नहीं है, वो रिंगिंग बताएगा, कभी कॉलिंग बताएगा। जिसके इंटरनेट ऑफ हैं, जिसका नेट ऑफ कर रखा है, उसमें भी वो कभी कभी रिंग बताता है। और इसलिए ये पता नहीं लगता कि कोई कहीं बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इग्नोर, जैसे इसने कहा कि पहले इग्नोर किया, फिर हमारे कॉल्स कम उठने लगे और अल्टीमेटली लास्ट में हमें ब्लॉक कर दिया। तो जब ब्लॉक कर दिया जाता है तब ये कोई शंका नहीं बचती है कि कहीं
कि ये रंगमंच कहीं और शिफ्ट हो गया है। अब ये हमारे लिए ये रंगमंच नहीं रहा। एक बार जब ब्लॉक हुआ तो पूरी बात समझ में आ जाती है कि ये बात कहीं और हो रही है। और जब उसको ये एहसास होता है कि ये रंगमंच अब कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो पहले वाला या पहली वाली अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और उसे लगता है कि किसी दूसरे ने ये महफिल लूट ली है। और फिर वो इंतकाम की आग में जलने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। उसको लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब वो चाहे 10 दिन बातचीत करने के बाद लगे और चाहे 10 साल बाद बातचीत करने या संबंध होने या प्यार या प्रेम प्रसंग होने के बाद हो, जैसे ही ब्लॉक हुआ समझ में आया कि ये कहीं और मामला चल रहा है। और फिर धोखे का आरोप देके कि इसने धोखा दिया है, दोनों में किसी एक की बलि ये मोबाइल ले लेता है। दोनों में से एक की जान चली जाती है। इस प्रकरण में संध्या की जान चली गई है। ये अभिशप्त मोबाइल वो एक बलि लेकर खुश होता है, लेकिन तुरंत ही यानी अगले क्षण नए शिकार की तलाश में लग जाता है और नए शिकार पर काम शुरू कर देता है, क्योंकि ये मोबाइल रक्त पिपासु है। इसे खून की आदत पड़ गई है। राहु केतु दोनों इस मोबाइल देवता पर सवार रहते हैं। इसलिए मत पड़िए इस मोबाइल की जगलरी में, मत पड़िए इस जगलरी में, वरना बलि का बकरा बनने में देर नहीं लगेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।